आन बान शान है, देश का स्वाभिमान है, चले वतन इसी से ही, ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है। A very good evening to one and all present here. My name is Tushar Dubey. I am a student of BA Honors Political Science from Shamlal College Evening, University of Delhi. This is going to be an amazing opportunity for me to be the 94th speaker of Graduate Scholars Talk series. Today, my topic is the making of the Constitution. Firstly, I would like to say Happy Constitution Day to everyone. On every year, we celebrate 26th November as a Constitution Day. Firstly, I would like to discuss the objectives of the talk. My first objective would be the historical and the political background of the Constitution. Further, I would be dealing with debates and the discussion in the Constituent Assembly. After that, I would be dealing with the preamble of the Indian Constitution. Further, I would be dealing with whether we preserve the soul of the Constitution or not. And at last, I would be dealing with, do we need a new Constitution? So let's get started. कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है टू फॉर्म और टू एस्टैब्लिश समथिंग. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो. जिस प्रकार किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार पूरे देश को चलाने के लिए हमें बेसिक रूल्स, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस की जो जरूरत पड़ती है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. पर यह कोई आम किताब नहीं है. इट इज अ सिंबल ऑफ अ नेशन. क्या आपको पता है नेशन क्या होता है? सोशल साइंटिस्ट मानते हैं किसी भी रेस, लैंग्वेज, कास्ट और लॉ को मानने वाले ग्रुप से बनता है एक नेशन. पर हिंदुस्तान, जहां कई भाषाएं, धर्म, जाति वाले इस सब कॉन्टिनेंट को इस नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता. और ऐसे नेशन जो कि फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, उसे पुराने कानूनों से भी नहीं चलाया जा सकता. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाया था हमारा संविधान, हमारी पहचान. दिसंबर 1946 में जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक की शुरुआत हुई थी, असल में जो उसका फाउंडेशन था वो बहुत पहले ही रखा जा चुका था. 1857 के रिवोल्ट के दौरान हमारे भारतीय सेनानियों ने एक कोशिश की थी कि हम अपना एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं. लेकिन जो विद्रोह था उनका, वो तो जल्द ही ब्रिटिशर्स ने दबा दिया. लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो सपना था वो ना ही दबा था और ना ही उसे ब्रिटिशर्स दबा पाए थे. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई जिसे नेहरू रिपोर्ट और स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है. उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं एंड ही डिमांडेड द पूर्ण स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. 26 जनवरी 1930 को हम भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम 1934 में एमएन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी और ये डिमांड को ऑफिशियल डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में मान लिया था. 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया कि हम वी आर गोइंग टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होंगे वो दे विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल हेडर फ्रेंचाइज. ब्रिटिशर्स ने इसे अगस्त ऑफर 1940 में इसे एक्सेप्ट कर लिया. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में टू 1945, तेज बहादुर सप्रू ने सारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न करके एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लीमेंट एटली. वो अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर एबी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं जिसे जो कैबिनेट मिशन कहलाता है. कैबिनेट मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक एक ऑब्टेन करना एक एग्रीमेंट फ्रॉम द इंडियन लीडर्स हाउ दे आर गोइंग टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश करना, और थर्ड वन की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश करना फ्रॉम द इंडियन लीडर्स. 1946 में ही फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन फ्रॉम द सिंगल ट्रांसफर बोर्ड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड.
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिबेट्स एंड डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शांति निकेतन के फेमस आर्टिस्ट नंदलाल बोस की लीडरशिप में कई चित्रकारों ने भारत के इतिहास, पुराण, लोक कथाओं की छवियों से इसे संवारा था, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपनी कलम से इसे निखारा था। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा पहला जो टॉपिक है जो मैं लेने वाला हूँ वो है द लैंग्वेज इशू। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर मैं 8 शेड्यूल की मानूं तो देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। लैंग्वेज इशू वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू। क्यों था कंट्रोवर्शियल, आइए जानते हैं। 1930 तक कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज को हिंदुस्तानी लैंग्वेज कैन बी कंसिडर एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। महात्मा गांधी जी हमेशा से मानते थे कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जो कि बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, जो पॉपुलर हो, जो कॉमन पीपल कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट। हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड द उर्दू, एंड इट वाज द पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी। जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंड हुआ, हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाज आल्सो डिक्लाइनिंग फेज। क्यों? जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम में दूरियां बढ़ती रही, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जो हिंदी थी वो संस्कृत का फॉर्म लेने लगी, और जो उर्दू थी वो पर्सनलाइज फॉर्म लेने लगी। और जो सेकंड रीजन था, देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। तो ऐसी कोई भी हम लैंग्वेज नहीं बची कॉमन लैंग्वेज जो नदर्न इंडिया को सदर्न इंडिया से कनेक्ट कर सके। लेकिन ये इशू वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू। क्यों? आरवी धुलेकर ने, जो कि एक मेंबर थे, कांग्रेस मेंबर थे, 10 दिसंबर 1946 में ही डिमांडेड कि हिंदी टू बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जब इनको बताया गया कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे डोंट नो, उनको हिंदी नहीं आती है, तो इन्होंने बोला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, अगर उनको हिंदी नहीं आती तो उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी कुछ स्पीच 12 सितंबर 1947 में भी आरबी धुलेकर ने दी थी। तब लैंग्वेज कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया। जब इसकी रिपोर्ट आई तो हमने कंप्रोमाइज फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया। क्या था कंप्रोमाइज फॉर्मूला? कि जो हिंदी जो लैंग्वेज है हम उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, लेकिन जो ये प्रोसेस होगा वो ग्रेजुअल होगा। फॉर द फर्स्ट 15 years इंग्लिश लैंग्वेज विल बी कंसिडर एज विल बी यूज्ड एज ऑफिशियल पर्पसेस, और हर प्रोविंसेस को हम राइट देते हैं कि वो एक अपनी रीजनल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकता है फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। अगर मैं इसे रिसेंट से थोड़ा सा रिलेट करूं तो अभी 11th रिपोर्ट आई है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की, जिसमें बताया जा रहा है कि रिकमेंडेशन आई है कि हिंदी कैन बी कंसिडर एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द आईआईटी एंड द आईएम इंस्टीट्यूट। और भारत में पहला स्टेट मध्य प्रदेश बन गया है जिसने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में स्टार्ट किया है। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डिबेट की तरफ, वो है राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास on 27 August 1947 in the Constituent Assembly, he demanded the separate electorate system should be continued. अब separate electorate क्या होता है? separate electorate का मतलब होता है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जिस कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व की गई है उसी कम्युनिटी के लोग वोट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व की है तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोट दे पाएंगे टू इलेक्ट द मुस्लिम रूलर। इस सेपरेट इलेक्टोरेट की जो पॉलिसी है ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सबसे पहले मुस्लिम्स को दी गई सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्रिश्चियंस को, सिख को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियन, इस सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और आपको जान के हैरानी होगी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड किया था कि देयर शुड बी अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। और 1932 में रामसेक मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस किया देयर शुड बी अ कम्युनल अवार्ड, जिसमें डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की। गांधी जी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया, और फिर पूना पैक्ट साइन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लासेस
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ अपर कास्ट मदन मोहन मालवीय जी के बीच में 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें 147 रिजर्व सीट्स दी जाती है डिप्रेस क्लासेस को, जो कि डबल थी जो रामसेक मैकडोनाल्ड ने जो पॉलिसी जो प्रपोजल दिया था उससे पूरी डबल थी। सेपरेट इलेक्टोरेट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे दे वर अगेंस्ट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट इज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड इन द बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स, वी शुड नॉट कंटिन्यू फॉर इट। तो इसीलिए हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, द राइट्स ऑफ द वुमेन। वुमेन इज द फुल सर्कल, विद इन हर इज द पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। Women's rights was also one of the most important issue in the Constituent Assembly. रोहिणी कुमार चौधरी, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिमांडेड द वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें बनानी चाहिए, वुमेन कैन फाइट अमंग देमसेल्फ। लेकिन इस डिमांड को रेणुका रॉय ने तुरंत रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा वी डोंट वांट एनी प्रिविलेजेस। एक और मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हंसा मेहता, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन ही प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला इन द इंडिपेंडेंट कंट्री वी डोंट वांट एनी रिजर्वेशन, वी डोंट वांट एनी सेपरेट एक्ट, वी डोंट वांट एनी प्रिविलेजेस, व्हाट वी वांट ओनली, वी डिमांडेड द जस्टिस इन ऑल स्फीयर, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अगर मैं रिसेंट डेवलपमेंट बताऊं फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत हमने 33% सीट्स रिजर्व कर दी गई है वुमेन के इन द पंचायत एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। और अभी रिसेंट में एक डेटा आया है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, जिसमें इंडिया को रैंक 148 मिली है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, इट इज जस्ट द लेस देन 15%। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है द राइट्स ऑफ द ट्राइबल। स्क्रीन पे आप जिसकी फोटो देख पा रहे होंगे उनका नाम है जयपाल सिंह। ही वॉज अ ट्राइबल लीडर, ही बिलोंग टू द मुंडा कम्युनिटी। 1928 में जो समर ओलंपिक हुए थे, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, और भारत ने जो 1928 में जो गोल्ड मेडल जीता था वो इन्हीं के कैप्टनसी में जीता गया था। He demanded the reserve seat for the tribal people, और also इन्होंने एक और डिमांड की थी, there should be no prohibition on the liquor, क्योंकि जो लिकर है वो एक रिलीजियस राइट है जो ट्राइबल्स लोगों का, और वो टेक करते हैं राइस बियर एज अ रिलीजियस रिचुअल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 अगस्त एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड ट्राइबल डे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बताना चाहता हूँ प्रियम्बल को डिस्कस करने से पहले। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो इसकी फर्स्ट सीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे। प्रेजेंट में ये बढ़कर 448 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स और 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स हो गए हैं। अगर मैं इसके टोटल मेंबर्स की बात करूं तो इसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 15 वुमेन थी। जब पार्टीशन हो गया तो इसके जो मेंबर डिक्रीज हो गए 299 थे सिर्फ, और 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी पे साइन किया था। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए थे टोटल, जिसमें से 165 सिटिंग थी टोटल सिटिंग, जिसमें से 114 डेज सिर्फ हमने ड्राफ्ट को कंसिडर किया था। डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, जिसे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहा जाता है एक डॉक्यूमेंट का, जो कि डिस्क्राइब करता है द फिलॉसफी एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। नानी पालकीवाला, जो कि बड़े फेमस जुरिस्ट हैं, उन्होंने कंसिडर किया है प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रियम्बल बेसिकली एक आइडिया देता है, किस चीज का आइडिया देता है? द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव एंड द डेट ऑफ द अडॉप्शन। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं द प्रियम्बल की, जो प्रियम्बल है, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 में, वो ही बाद में चलकर प्रियम्बल का फॉर्म लेता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वेदर वी प्रिजर्व द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। जी रंगा राव, जो कि इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं इन द लोकसभा, उन्होंने बोला कि देयर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, और वो बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी डे टू डे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चलता। आपको जो कपड़े पसंद है आप वो कपड़े पहनते हो, आपको जो खाना पसंद है आप वो खाते हो, आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ते हो। ये सब आप इसलिए कर पाते हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन बुक में ग्रैनविल ऑस्टिन बताते हैं कि इफ यू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल यू कैन अंडरस्टैंड द होल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कुछ की टर्म्स लेते हैं प्रियम्बल को और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, डू वी प्रिजर्व द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अगर मैं सेक्युलरिज्म की बात करूं, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहां सारे धर्म में हम इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देते हैं स्टेट को। सेक्युलरिज्म जो वर्ड था प्रियम्बल में वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उसमें इनकलकेट किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1976 में हमने सेक्युलरिज्म वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया है तो इससे पहले सेक्युलरिज्म ही नहीं था। उन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने थ्रू द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया। हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, हमने पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया है, मींस हमने प्रिंसिपल डिस्टेंस को अडॉप्ट किया है, ना कि वेस्टर्न एक्सक्लूजन को, जहां स्टेट और रिलीजन दो सेपरेट एंटिटीज होते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि लाइक वन कंट्री वन रिलीजन, इज इट नॉट द थ्रेट टू द सेक्युलरिज्म? कुछ राइट्स भी हुए हैं सेक्युलरिज्म पे जो कि विच आर थ्रेट टू द सेक्युलरिज्म, लाइक 1984 में एंटी सिख राइट्स हुआ था, गोधरा राइट्स हुआ था 2002 में, और अगर मैं रीसेंट की बात करूं तो मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे 2020 में दिल्ली में। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू द सेक्युलरिज्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट की टर्म की तरफ, डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी में बात करूं तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन जी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में हम अगर मैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात करूं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, these all are the manifestation, these all are the characteristics of the Indian democratic system। अगर मैं हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इट इज नॉट अ नैरो पर्सपेक्टिव, इट इज अ ब्रॉडर। हमने जो इंक्लूड किया अपने प्रीएम्बल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ब्रॉडर सेंस में इंक्लूड किया है, जिसका मतलब होता है हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की सिर्फ बात नहीं करते, हम सोशल डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द डिस्कशन, डिबेट एंड द डायलॉग। लेकिन रिसेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई इंडियन डेमोक्रेसी पे, जो स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट है, उसने इंडियन डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी की लिस्ट में डाला है। यहाँ कहा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक पॉपुलर फेज से इवन सेंट्रल का भी इलेक्शन, स्टेट और इवन द लोकल इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो 53 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। हमारा जो नेक्स्ट की टर्म है वो है जस्टिस। जस्टिस इन ऑल स्पेयर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो हमने कंसेप्ट है ये हमने ड्राइव किया है, बोरो किया है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हुआ था।
जस्टिस की बात करो, इट इज अ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, इट इज अ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सोशल जस्टिस हियर। सोशल जस्टिस का मतलब होता है लाइक देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इसका ये भी मतलब होता है कि वी शुड, इट मीन्स दैट absence of the privileges being extended to any particular section of the society, and we should focus on the improvement and the condition of the backward caste, whether it is scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, and also women। रिसेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो कि फीमेल लेबर, जिसमें बताया गया जो फीमेल लेबर इनकम शेयर है इंडिया का, इट इज ओनली इक्वल टू 18%। ये पूरे एशिया का एवरेज जो कि 21% है उससे भी कम है, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट वैल्यू है। तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि हम तो सोल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसा बताती है कि वी शुड इम्प्रूव मोर। हमारा जो सेकंड है टॉपिक है, सेकंड डायमेंशन है जस्टिस का, वो है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा लाइक एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन द वेल्थ, इनकम एंड द प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको ब्रॉडर सेंस में यूज करूं, लाइक एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजीशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर देयर लिविंग। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस के अगर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन कर ले तो बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिसेंट में कुछ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 पब्लिश हुई, जिसमें इंडिया को कैटेगराइज किया है द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एट लास्ट, द पॉलिटिकल जस्टिस। Political justice means like all citizens should have the equal political rights, which include like equal access to all political office and equal voice in the government. There should be like all people have the equal free and fair right without any discrimination, and the people's participation in the political opportunities. रिसेंटली में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश हुआ, जिसमें इंडिया को जो रैंक मिली है वो 77 मिली है आउट ऑफ 140 कंट्रीज। जो स्कोर रहा है इंडिया का, इट इज ओनली 0.50 ऑन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो रैंक है वो, अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो इंडिया की जो रैंक है वो 94 है फंडामेंटल राइट्स में, 111 है सिविल जस्टिस में एंड 89 मिली है हमें क्रिमिनल जस्टिस में। तो हमें फोकस अभी और इम्प्रूवमेंट पे करना चाहिए। हमारा जो लास्ट एंड द मेजर टॉपिक इज, डू वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली द सीएम ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, उन्होंने कहा कि इंडिया नीड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि सेंटर इज सप्रेसिंग द पावर ऑफ द स्टेट। बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज। लेकिन द क्वेश्चन जो उन्होंने अराइज किया है, डू वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, शुड वी फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जवाब में एक जुरिस्ट हैं जो फाली एस नरीमन, उन्होंने एक लेक्चर दिया था, द साइलेंसेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि 2005 में उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि वी कैन नॉट फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। ऑल्दो हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, हमारे पास हम गुड रिपोर्ट्स बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन हम फिर से वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। प्रेजेंट सोसाइटी में 3 चीज लैक कर रही है। क्या? स्पिरिट ऑफ परसुएशन, एकोमोडेशन एंड टॉलरेंस। दीज 3 थिंग्स आर लैकिंग टुडे। That's why we cannot frame the new constitution. There are some external forces जिसे हम कभी भी प्रेजेंट सोसाइटी में इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक कास्टिज्म, नेपोटिज्म एंड करप्शन। दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द प्रेजेंट सोसाइटी। दीज आर द थिंग्स वी कैन नॉट फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग, वी मस्ट नॉट फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अ स्टैटिक रूल बुक, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है बात, बस हम सुन नहीं पाते कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारी बेमिसाल मुश्किलों का मुकम्मल समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं।
कुछ सब इवेंट्स हुए थे जो प्रेजेंट टाइम्स में कभी भी नहीं हो सकते, लाइक द इलेक्शन ऑफ द भीमराव अंबेडकर। ग्रैनविल ऑस्टिन के बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन में उन्होंने बताया है कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो बंगाल की सीट से इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आते हैं, लेकिन जब 1947 में पार्टीशन हो जाता है और बंगाल की सीट पाकिस्तान में चली जाती है तो उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उनको इलेक्ट होना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द कांग्रेस हाई कमांड। ये जो बड़ी पार्टी एकोमोडेटिव स्पिरिट होती है वो प्रेजेंट टाइम में लैक कर रही है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट गो टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, द वैल्यू फॉर टाइम एंड द वैल्यू फॉर वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आपको पता ही होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर से कंसर्न किया। अगर 5 मिनट भी कभी वेस्ट हो जाता था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हम सुबह जल्दी आकर या रात में देर रात तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करते थे। इतना टाइम की वैल्यू थी हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। प्रेजेंट टाइम में जब लोकसभा में कोई इंपॉर्टेंट डिबेट्स होती है तो अब तो या तो कम डिबेट होने लगी है या इंपॉर्टेंट इश्यूज पे डिबेट ही नहीं होती है, सीधे बिल पास हो जाता है। दीज आर द थिंग्स while we should not go to frame the constitution, और बनाना भी नहीं चाहिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे वो नेशन को प्रायोरिटी देते थे, अब प्रेजेंट में जो पार्टीज हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को उस पे फोकस किया जाता है। पहले नेपोटिज्म, कास्ट, इस पे कभी भी फोकस नहीं था, लेकिन प्रेजेंट में इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत के इलेक्शन पे भी कास्ट और नेपोटिज्म को इग्नोर नहीं किया जाता। नंबर 3, इमर्ज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द कॉलोनियल रूल। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे ना, दे नो, उनको पता था कि वैल्यू ऑफ फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दे नो द मीनिंग ऑफ इट। उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी और वी वर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे दे नो कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को देने हैं, हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देने, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देनी है अपने सिटीजन्स को, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में दिस कैन नॉट बी सीन। नंबर 4, जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इट डिक्लेयर्स दैट, जो हमारा प्रिम्बल है, इट डिक्लेयर्ड लाइक इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस बोल्ड्स वर्क लाइक, ये हमारी नेचर ऑफ सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है। लेकिन प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे नाउ फोकस ऑन द आइडियोलॉजीज एंड द कास्ट, नॉट फोकस ऑन द नेशन। एट लास्ट, हम जी रंगा राव ने एक बात बोली थी कि लाइक हर पेरेंट्स यही चाहता है कि जो उसका बच्चा हो वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बने, मैच्योर माइंड हो उसका, वो एक वेल बिहेव पर्सन होना चाहिए। लेकिन कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी गिफ्ट नहीं देता। और कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है, लाइक हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए वुमेन की, हमें से नो टू डाउरी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा, लेकिन तो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे कभी भी फोकस नहीं करते हैं। और ये गलती सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, हमारे सिस्टम, हमारे जो एजुकेशन है उसमें भी स्कूल लेवल पे ये इंट्रोड्यूस नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट। At last, I would like to say like Constitution is a ray of hope, where H stands for harmony, O stands for the opportunity, P stands for the people's participation, and E stands for the equality. Thank you so much.